नमस्कार दोस्तों। हमारा जो क्लास 10 यूपी बोर्ड के पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का टॉपिक चल रहा था। थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि चीज़ें मैं डीपली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, जिससे बेहतर तरीके से आप अगर एक बार में समझ जाएं तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और ये तो रही 10th क्लास के बच्चों की बात। इसके अलावा जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिनमें जनरल साइंस पूछी जाती है, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम कोशिश करेंगे कि टॉपिक पूरा हो जाए, उसके बाद एक ऑनलाइन टेस्ट हो जिसमें हम एक PDF तैयार करें, छोटे छोटे क्वेश्चन वो वाले निकालें जो कंपटीशन लेवल पर पूछे जाते हैं। साथ में जो इंग्लिश के जनरल इंग्लिश के चीज़ें पूछी जा रही हैं वो वीडियो भी हमारे अपलोड हो रहे हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट चैनल की प्लेलिस्ट पे जा कर के देख सकते हैं उनको। तो अभी तक आपको पढ़ाया गया संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, 3 अभिक्रियाएँ आपको कायदे से समझाई गई। अब चौथी अभिक्रिया है द्विविस्थापन या प्रतिस्थापन। विस्थापन में क्या होता था कि कोई एक इसमें से अवयव निकल के दूसरे के साथ जुड़ जाता था और जो शेष बचता था वो दूसरी तरफ आ जाता था। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ एक्सचेंज होगा। कुछ एक अभिकारी पदार्थ देगा दूसरे को और कुछ दूसरे से लेगा। तो जैसे यहाँ पर हम एक उदाहरण देते हैं, एक सोडियम सल्फेट इसका जलीय विलयन लेते हैं, बेरियम क्लोराइड इसका जलीय विलयन लेते हैं और इनको आपस में मिला देते हैं। अभिक्रिया होगी दोनों के बीच में। परिणाम स्वरूप एक सफ़ेद रंग का अवक्षेप नीचे तली में बैठेगा और वो अवक्षेप होगा बेरियम सल्फेट का, और ऊपर जो विलयन बचेगा वो NaCl का बचेगा। NaCl यानी कि साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड जिसका सूत्र होता है। तो ये वैसे तो ठोस अवस्था में पाया जाता है और जो ये बेरियम सल्फेट है ये भी ठोस अवस्था में है, मगर ये चूंकि जल में है तो इसका विलयन प्राप्त होता है। फिर से एक बार समझने की कोशिश करिए। जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की आपस में क्रिया कराते हैं तो इसका जो ये पोर्शन है सल्फेट वाला और इसका जो ये पोर्शन है क्लोराइड वाला, ये एक्सचेंज होते हैं। ये इसके साथ जाता है और ये इसके साथ जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं प्रतिस्थापन। ये जाके इसके साथ जुड़ा तो क्या हो गया BaSO4, और ये जो था इसके साथ आकर जुड़ा तो बन गया NaCl। समझ गए होंगे आप लोग कि जलीय विलयन थे दोनों के और सॉलिड स्टेट में दो चीज़ें प्राप्त हुई। तो इसको हम थ्योरी अगर इसकी लिखें तो आपके सामने लिखा हुआ है, सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड को आपस में मिलाने पर, यहाँ पर हम कह सकते हैं इसके जलीय विलयन को आपस में मिलाने पर बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप तथा सोडियम क्लोराइड का विलयन प्राप्त होता है। चूँकि इसमें से कुछ चीज़ें इसमें जा रही हैं और इसमें से कुछ चीज़ें इसमें आ रही हैं और अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसलिए यह अभिक्रिया जो है वो द्विविस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इज दैट क्लियर? ठीक। अगली अभिक्रिया लेते हैं उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। नाम से स्पष्ट है, न्यूट्रल कर देना, उदासीन कर देना। और यह अभिक्रिया हमेशा अम्ल और क्षारों की परस्पर क्रिया के फलस्वरूप क्रिया में प्रयोग में आती है। जब हमें लवण का निर्माण करना होता है या अम्ल और क्षार के बीच परस्पर क्रिया कराते हैं तो ऐसा होता है कि लवण बन जाता है, जल बन जाता है, अम्ल की अम्लीयता समाप्त हो जाती है, क्षार की क्षारकता समाप्त हो जाती है। देखिए यहाँ पर हम उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले तो डेफिनेशन इसकी ले लें, इसकी थ्योरी हम क्या लिखेंगे, अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया से लवण तथा जल का बनना उदासीनीकरण कहलाता है।
ये NaOH है, कास्टिक सोडा जिसको बोलते हैं, या नाम इसका जो केमिकल नेम है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी क्रिया कराई जा रही है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, HCl। अब ये अम्ल क्षार, जो अभी अगला टॉपिक यही है, अम्ल क्षार लवण, इसमें चीज़ों को और गहराई से हम क्लियर करेंगे। जब इनकी परस्पर क्रिया हुई तो एक तो NaCl, वही जो यहाँ देख रहे थे, सोडियम क्लोराइड लवण, खाने वाला नमक, वो प्राप्त होता है और जल बनता है। दूसरे में कास्टिक पोटास है, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कह सकते हैं। इसकी क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से हो रही है, H2SO4 से। तो ये क्षार है, ये अम्ल है, आपस में जब क्रिया करेंगे तो एक लवण बनेगा यहाँ पर, पोटेशियम सल्फेट, और जल बनेगा। तो इस तरीके से अम्ल और क्षार, इन दोनों की परस्पर अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? लवण बनता है और जल बनता है, और इस अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब इसके बाद अभी इस टॉपिक में एक एपिसोड और बनेगा, तब जाकर ये टॉपिक समाप्त होगा, क्योंकि अभी रेडॉक्स अभिक्रिया बची है, उपचयन अपचयन, और उसके बाद में एक दो शॉर्ट नोट इस पे आते हैं, उनको कराया जाएगा, और उसके बाद ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। ठीक, अब लास्ट में जो बचता है, इसमें दो अभिक्रियाएं एक साथ देखेंगे हम लोग, उपचयन और अपचयन। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, अक्सर पूछा जाता है कि क्या है उपचयन। उपचयन का मतलब ऑक्सीकरण, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या फिर हाइड्रोजन की कमी होना। समझिएगा, नाम से स्पष्ट है उपचयन या ऑक्सीकरण की ऑक्सीजन की वृद्धि होना। तो उस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या घटेगी। तो किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन की कमी होना उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाता है। तो दोस्तों लेते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल, कार्बन और ऑक्सीजन के संयोजन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना। देखिए, ध्यान से देखिएगा, कार्बन के साथ यहाँ जब उत्पाद है, ये तो दो अभिकारी पदार्थ हैं, हमने पहले आपको बताया क्या होते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। देखिए, जो उत्पाद बन रहा है इस अभिक्रिया के फलस्वरूप, वो बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। और जब भी ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो क्या कहलाती है अभिक्रिया? उपचयन कहलाती है। दूसरी अभिक्रिया इसी में है अपचयन। अपचयन जस्ट अपोजिट, इसकी बिल्कुल उल्टा, कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो या ऑक्सीजन की कमी हो, तो वह अभिक्रिया अपचयन कहलाती है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या फिर हाइड्रोजन की कमी होती है, जबकि अपचयन में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है या फिर ऑक्सीजन की कमी होती है। एक उदाहरण लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, इनको जब एक साथ मिला के गर्म किया जाता है, कॉपर अलग हो जाता है और जल बन जाता है। देखिएगा दोस्तों, कॉपर के साथ ऑक्सीजन लगा था, अभिक्रिया के पश्चात ऑक्सीजन नहीं है कॉपर के साथ, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या हो गई? कमी हो गई। और जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? अपचयन कहलाती है। तो ये अभिक्रिया जो है, ये कौन सी अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया है। अब नीचे देखें, यहाँ पर हाइड्रोजन था, ये इधर जाके H2O जल बना रहा है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो ये अभिक्रिया जो है उपचयन कहलाता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन, जिनमें उपचयन और अपचयन एक साथ होता हो, उन अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अपचयन
तथा उपचयन दोनों एक साथ हों, वो अभिक्रियाँ रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो इस तरीके से जो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार थे वो समाप्त हो जाते हैं यहाँ पर। अब इसके आगे शॉर्ट नोट दो बचेंगे। एक तो बचेगा धातुओं का संक्षारण और दूसरा विकृत गंधिता। तो इसको हम अगले एपिसोड में देखेंगे। धन्यवाद।